कक्षा 10 गणित आज हल करेंगे प्रश्नावली 12.2 को। यहाँ पर ऊपर लिखा गया है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। प्रश्न नंबर 1 दे दिया गया है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यहाँ पर कोई ठोस है जिसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दे दिया गया है कि एक ठोस किस प्रकार का है। एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ठोस का हमें आयतन ज्ञात करना है और ठोस के बारे में हमें सिंपल इस प्रकार से दिया हुआ है कि यहाँ पे ठोस किस प्रकार से एक अर्धगोले पर यहाँ पर एक शंकु के आकार का है। देखिए यहाँ पे एक अर्धगोला हम बना देते हैं। यहाँ पर अर्धगोला हमने सिंपल बना दिया। अब इस पर शंकु यहाँ पर हम बना देते हैं और यहाँ पर जो शंकु है आपका यह बता रहा है कि जो अर्धगोले का जो यहाँ पे त्रिज्या है ना, त्रिज्या यहाँ पर वृत्त यहीं बन रहा है और यहाँ पे चलिए त्रिज्या केंद्र से यह दूरी हो जाएगा जो कि है 1 सेंटीमीटर। यह 1 सेंटीमीटर है। जो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई है ये भी कितना है, 1 ही सेंटीमीटर है। यहाँ पर ठोस की जानकारी दिया हुआ है कि यहाँ पर एक अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा है, इसी प्रकार से है ठोस। यहाँ पे दे दिया गया जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर कर देंगे तथा शंकु की ऊंचाई जो यहाँ पर शंकु कितना है, इतना ही है, शंकु इतना ही है, इसकी ऊंचाई दे दिया गया है ना, उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो यहाँ पर त्रिज्या है इसके बराबर है। इस ठोस का आपको आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पे संपूर्ण ठोस का आयतन ज्ञात करेंगे तो इसमें यहाँ पे शंकु का आयतन जुड़ेगा और प्लस यहाँ पे अर्धगोले का आयतन जुड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग का प्रश्न नंबर 1 है। इसके लिए सिंपल यही आकृति है। और प्रश्नावली 12.1 में इन ठोस आकृतियों के फार्मूलों को हम लोगों ने समझा था कि इनका यदि घनाभ रहेगा तो उसका आयतन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का क्या होता है, बेलन और गोला, और यहाँ पे अर्धगोले के लिए क्या होता है और यहाँ पे घन के लिए क्या होता है ना। जो भी प्रश्न आएगा उस प्रकार से हम आपको रख कर भी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर शंकु दिया है ना, तो शंकु के लिए आयतन यही हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे त्रिज्या की जानकारी होनी चाहिए, साथ साथ ऊंचाई की जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर अर्धगोले के बारे में दिया हुआ है तो अर्धगोले का आयतन यही होता है 2/3 पाई आर। यहाँ पे घन रहेगा, 3 घात रहेगा। यहाँ पे गोले का आयतन में भी यहाँ पर 3 घात रहेगा, 4/3 पाई आर घन रहेगा। चलिए तो यहाँ पर सिंपल इसको हम लोग नोट करेंगे। यहाँ पे आयतन का यह फार्मूला लगेगा, साथ साथ यहाँ पे शंकु के आयतन के लिए यह फार्मूला लगेगा। ठीक है, और सिंपल इसको हम लोग हल करते हैं। एक ठोस कुछ इसी प्रकार से है। यहाँ पे अर्धगोला है, ऊपर यहाँ पे शंकु रखा गया है। चलिए यदि नामकरण करना रहेगा तो यहाँ पे A B C हम नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग सिंपल O नामकरण कर देते हैं। और यहाँ पर त्रिज्या हमें दे दिया गया था ठोस का, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साथ साथ यहाँ पे शंकु की ऊंचाई भी हमें 1 ही सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं, दिया है अर्ध गोला की त्रिज्या, चलिए इसको R से लिख देते हैं, OA भी लिख सकते हैं, OB भी लिख सकते हैं। त्रिज्या यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर। कोई भी अर्धगोला रहेगा, यदि उसका आपको आयतन ज्ञात करना है तो केवल आपको त्रिज्या की जानकारी रहेगी तो सिंपल आप उसका आयतन ज्ञात कर देंगे। अब यहाँ पे शंकु की बात करें तो शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच रहता है। तो यहाँ पर हमें त्रिज्या भी चाहिए, साथ साथ ऊंचाई। तो यहाँ पे त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ज्ञात है, यहाँ पे लिख देते हैं। तथा यह ठोस ही आकृति है, लिखना रहेगा तो लिख देंगे, यह ठोस है। यहाँ पर शंकु का त्रिज्या, चलिए इसको भी आर मान लेते हैं, ये भी सेम 1 ही सेंटीमीटर का है। और इसकी ऊंचाई जो एच है वो भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तब लिख देते हैं, तब ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। यहाँ पर शंकु के आयतन के लिए फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है और अर्धगोला का आयतन के लिए फार्मूला 2/3 पाई आर घन रहता है ना। चलिए यहाँ पर प्रतिस्थापित, मतलब यहाँ पे फार्मूले को नोट कर देते हैं। शंकु का आयतन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच रहता है प्लस अर्धगोले का आयतन हमने बताया 2/3
पाई आर घन रहता है। यहाँ पर देख लेते हैं इन दोनों पदों में से क्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हर में जो 3 है मतलब 1/3 उभयनिष्ठ है, साथ साथ दोनों पदों में पाई है, पाई को भी उभयनिष्ठ कर लेते हैं। आर स्क्वायर यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी, तो यहाँ पे आर स्क्वायर को हमने उभयनिष्ठ कर लिया। क्या बचा 1/3 पाई आर स्क्वायर उभयनिष्ठ करने के बाद यहाँ पर एच बचा हुआ है इस पद में, इस पद में यहाँ पर 2 बचा हुआ है, पाई को तो भी आपने उभयनिष्ठ कर दिया, 3 को भी 1/3 को भी, और यहाँ पे आर के 3 गुणनखंड है, 2 गुणनखंडों को आपने उभयनिष्ठ कर लिया, 1 गुणनखंड अभी बचा हुआ है। अब यहाँ पे सबका वैल्यू प्रतिस्थापित कर दीजिए, 1/3 को इसी प्रकार से रहने देते हैं। और यहाँ पर प्रश्न में ही आपको दिया है कि यहाँ पर आयतन को पाई के पदों में ही लिखना है ना, तो यहाँ पर पाई को इसी प्रकार से रहने देते हैं। और यहाँ पे आर पर घन, यहाँ पर जो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे वर्ग है, इस पर सिंपल हमने 2 घात लिख दिया। ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर प्लस 2, और यहाँ पे आर त्रिज्या का वैल्यू 1 ही है। या फिर आप ठोस अर्धगोला के सापेक्ष बात करें या शंकु के सापेक्ष बात करें, है ना, दोनों प्रकार से त्रिज्याएँ सेम ही है। तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर पाई है, 1 का वर्ग कर देंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 ही मिलेगा, और कोई भी संख्या रहे उसमें गुणा कर देंगे 1 का, तो यहाँ पे जो संख्या रहेंगी वही संख्या रहेगा। तो यहाँ पे 1/3 पाई को हमने लिख दिया, इसको हटा दिया। अब यहाँ पे कोष्टक में देख लेते हैं, 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 जोड़ देंगे 2 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणते 3 मिलेगा आपको। अंश और से यहाँ पे 3 विभाजित हो जाएगा, एक बार में 3 समाप्त हो जाएगा, मतलब विभाजित हो जाएगा, केवल बच के रहा है पाई। और जब भी किसी ठोस का आयतन ज्ञात करेंगे तो जो भी मात्रक रहेगा उस पर 3 घात रहेगा, है ना। इसमें जो भी ठोस है इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी रहेगा। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर पर 3 घात हो जाएगा, ठीक है। इसको घन सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं या सेंटीमीटर क्यूब पढ़ सकते हैं, इस प्रकार से। तो यही ठोस का आयतन हमने ज्ञात किया, तो पाई ज्ञात हुआ, और यहाँ पे इसका मात्रक सेंटीमीटर घन है। प्रश्न नंबर 2 दे दिए गए, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। आपको आकृति बनाने के लिए इतना दे दिया गया कि पहले बेलन बनाइए और दोनों सिरों पर क्या करना है कि 2 शंकु आपको बनाना है ना। यहाँ पर जो भी सिरा रहेगा उस पर आप 2 शंकु बना देंगे। इस मॉडल का आपको व्यास दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, व्यास 3 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई आपको दे दिया गया है, पूरे मॉडल की लंबाई की बात हो रही है ना, पूरा जो मॉडल है इसकी लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, आपको दोनों शंकुओं की ऊंचाई भी दे दिए गए, सेमी लंबाई के, यहाँ पर दिए गए 2 सेंटीमीटर। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर है, मतलब यहाँ पे जो मोटाई है उसकी आपको ना के बराबर ही मानना है ना। जो भी मॉडल है उसको आप एकदम पतला मान लीजिए, जो एल्युमिनियम शीट से उसने बनाया हुआ है। जो यहाँ पर एल्युमिनियम शीट द्वारा बना मॉडल है ना, देखिए वो कुछ इसी प्रकार से। चलिए एक बेलन बनाना है, सिंपल हम एक बेलन बना देंगे, और यहाँ पे इसके दोनों सिरों पर शंकु लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शंकु भी बना देते हैं, इनकी ऊंचाई समान है, तो यहाँ पर समान ऊंचाई के 2 हम शंकु बना देंगे। यहाँ पर क्षैतिज भी बना सकते हैं, आप ऊर्ध्वाधर भी बना सकते हैं। चलिए तो ये हो गया, और साथ साथ आपको पूरे मॉडल की आपको लंबाई दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे इसकी लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हो गया। और यहाँ पर दे दिया गया मॉडल का व्यास, मतलब व्यास आप यहाँ पर लें, मतलब चलिए यहाँ पर नामकरण आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ओ नामकरण कर देंगे, यहाँ पे ए बी नामकरण कर देंगे, यहाँ पर भी व्यास हम खींच देंगे। चलिए यहाँ पे सी डी नामकरण कर देंगे, यहाँ पे केंद्र पर ओ डैश नामकरण कर देंगे, और यह भी पूरी हम लोग लंबाई खींच देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेलन की हमें ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर शंकु की आपको ऊंचाई दे दिया गया है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर यह 2 सेंटीमीटर है तो यह 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पर यह भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा 12 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना रहेगा तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे पूरी मॉडल की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, केवल यदि हम बेलन का पूछे तो बेलन के लिए यहाँ पे 2 2 4, यहाँ से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर यह 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बेलन की लंबाई कह लीजिए या ऊंचाई कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को बेलन के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। जो बेलन का आयतन रहेगा उसमें उतनी हवा आएगी, ठीक है, और यहाँ पे शंकु में भी हवा आएगी। तो यहाँ पे बेलन के लिए फार्मूला होता है, यहाँ पर यही फार्मूला हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसे हम लोग ज्ञात कर लेंगे। साथ साथ शंकु के लिए यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच रहता है ना, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर
इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच रहता है। और यहाँ पर इस भी शंकु के लिए सिंपल यही फार्मूला लगेगा। और यहाँ पर भी ऊंचाई और यहाँ पे इसकी त्रिज्या भी सेम रहेगा। यहाँ पर आपको व्यास दिया हुआ है ना, यदि व्यास ए बी की बात करें तो यहाँ पर ए बी का भी लंबाई आपको दिया था, है ना। व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इनकी त्रिज्याएँ कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ए बी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसका त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आकृति को नोट करते हैं और इसके बारे में जो भी दिया हो उसको लिखते हैं। मॉडल की आकृति हमने सिंपल यहाँ पर बना दी और इसके बारे में हमने लिख दिया कि दिया है एक मॉडल बेलन के आकार का है जिसके सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार 2 शंकु जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे बेलन का ऊंचाई और त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी इसका आयतन ज्ञात करने के लिए। और यहाँ पे शंकु का भी हम लोग आयतन, मतलब यहाँ पे आयतन ज्ञात करने के लिए इसकी त्रिज्या और ऊंचाई हम लोग लिख देते हैं ना। यहाँ पे लिख देते हैं बेलन की त्रिज्या r हो जाएगा, जो कि आपको प्रश्न में ही बेलन का व्यास आपको ए बी दे दिया गया है। यहाँ से पूरी लंबाई आपको दिया है 3 सेंटीमीटर आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर केवल यदि हम लोग त्रिज्या की बात करें तो व्यास का हम लोग आधा कर देते हैं, तो यहाँ पर 3/2 हमने लिख दिया। और यहाँ पर मात्रक है सेंटीमीटर, ये हो गया। और यह भी लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरे मॉडल की लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है। चलिए यहाँ पर हमने नामकरण किया है, तो यहाँ पे ई एफ, यह पूरी ऊंचाई, यह मतलब पूरी लंबाई आपको दे दिया गया 12 सेंटीमीटर। एक बार लिख भी देते हैं इस प्रकार से ई एफ। और इसमें से हम लोग केवल यह बेलन की लंबाई चाहिए, तो यहाँ पर ओ ए भी हम लोग घटा देते हैं और यहाँ पे ओ डैश एफ को भी घटा देते हैं, ओ ई भी घटा देते हैं और ऋण ओ डैश एफ को भी हम लोग सिंपल घटा देते हैं। यहाँ पे ई एफ की लंबाई, पूरी लंबाई आपको दे दिया गया है, पूरे मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है ऋण। यहाँ पर हमने इसका त्रिज्या ज्ञात किया है 3/2, ठीक है, 3/2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे शंकु की ऊंचाई आपको सिंपल प्रश्न में ही दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर है प्रत्येक, दोनों समान, यहाँ पे दोनों की त्रिज्या भी समान है साथ साथ शंकु का, और ऊंचाई भी सेम ही है। यहाँ पर भी क्या है 2 ही सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते 2 ऋण 2, तो यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा। 12 में से आपको सिंपल 4 घटा देना है, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आपको प्राप्त होगा। जो यहाँ पे एसी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो एसी लंबाई है यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर है, मतलब जो ये बेलन की ऊंचाई है। चलिए साथ साथ इसका हमने त्रिज्या भी लिख दिया। अब यहाँ पर शंकु के बारे में चर्चा कर लेते हैं, एक शंकु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों का आयतन सेम ही रहेगा, ठीक है, उसका हम दोगुना कर देंगे। बेलन का हो गया, इस प्रकार से लिख देते हैं। अब बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई हमने ज्ञात कर लिया, तथा हम लोग चर्चा कर लेते हैं शंकु के बारे में। यहाँ पे लिख देते हैं शंकु की त्रिज्या जो r है वह सेम ही है। यहाँ पे बेलन के ऊपर ही शंकु रखा गया है ना, ऊपर और नीचे, मतलब दोनों किनारों पे। तो यहाँ पर भी त्रिज्या ही 3/2 ही हो जाएगा। पहले व्यास हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे त्रिज्या की बात करेंगे तो इसका आधा हमने कर दिया। यहाँ पे शंकु की त्रिज्या हमने ज्ञात कर दिया और इसकी ऊंचाई आपको प्रश्न में ही दिया हुआ है। और लिख देते हैं ऊंचाई h बराबर आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे अब हम लिख देते हैं, चूंकि मॉडल अपने आयतन के बराबर हवा रख सकता है, ठीक है, इसका जितना मॉडल का आयतन है उसमें ही हवा रहेगा। तब यहाँ पे लिख देते हैं, तब मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं बेलन का आयतन प्लस 2 गुणित, यहाँ पे 2 गुना कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 शंकु था। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे शंकु का आयतन रहेगा। चलिए, अब बेलन के आयतन के लिए हमने फार्मूला बताया था कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच रहता है, और यहाँ पे इसके लिए शंकु के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच।
पाई आर स्क्वायर इंटू एच हमने लिख दिया बेलन का आयतन, प्लस यहाँ पे 2 गुणते और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पर त्रिज्या तो दोनों आकृतियों का सेम है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर हमें H1 H2 मानना पड़ेगा। यहाँ पे बेलन की ऊंचाई को हम H1 मान लेते हैं और यहाँ पे शंकु की ऊंचाई को हम H2 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग H को उभयनिष्ठ नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग लिखते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे दोनों की त्रिज्याएँ सेम है इसलिए त्रिज्या तो हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे केवल उभयनिष्ठ होगा, पाई आर स्क्वायर उभयनिष्ठ होगा। यहाँ पर क्या बचा H। चलिए यहाँ पर बेलन का ये आयतन है ना, तो बेलन के लिए हमने H1 माना है, तो यहाँ पे H1 लिख देते हैं, और इसका शंकु के लिए हमने H2 लिखा हुआ है, तो H2 हमने लिख दिया। चलिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा H1 और प्लस 2/3 और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हमने उभयनिष्ठ ले लिया है, H2 बचा हुआ है। चलिए वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं, 22/7 आर स्क्वायर, त्रिज्या का हम लोग वर्ग कर देते हैं, तो त्रिज्या दोनों प्रकार से सेम ही है ना। तो यहाँ पे 3/2 के 2 गुणनखंडों का आप सिंपल गुणा कर दीजिए, है ना। और यहाँ पे कोष्टक में H1 की बात करें तो यहाँ पे ऊंचाई है 8, तो यहाँ पर 8 हमने प्रतिस्थापित किया है, प्लस 2/3 गुणते H2 का वैल्यू कितना है, ऊंचाई यहाँ पर है शंकु का 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने 2 प्रतिस्थापित कर दिया। इसको और हल करते हैं, अंश और से 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2 और यह पूरा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11/7 बचा हुआ है और यहाँ पर और हर में 2 भी है, और 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3 तिहाई आपको 9 प्राप्त हो जाएगा। गुणते यहाँ पे 9/2 बचा हुआ है। चलिए यहाँ पर कोष्टक में देखते हैं, यहाँ पर 8 है, प्लस 2 में 2 का गुणा कर देंगे, अंश में 4 हो जाएगा, 4/3 है, कोष्टक बंद। 11 में 9 का गुणा कर देंगे 99 हो जाएगा, और हर में यहाँ पे 7 गुणते 2 हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर लसा की बात करेंगे तो लसा सिंपल 3 हो जाएगा, और 8 3 24, और 24 में आपको 4 जोड़ना पड़ेगा। 99/7 गुणते 2 है, गुणते यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे 28 हो जाएगा, और हर में क्या है 3 है। यहाँ पर 7 एकम 7, 7 चौका 28, यह विभाजित हो गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बचा हुआ है, और 3 से यहाँ पर भाग देंगे, 3 एकम 3, और यहाँ पे भाग देंगे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 33 गुणते 2 बचा हुआ है, 33 गुणते 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यह यहाँ पे आपको मिल रहा है 66, और यहाँ पे सब सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर घन आपको मिलेगा। जो यहाँ पर मॉडल है, इस मॉडल में इतनी ही आयतन की हवा भरी हुई है। 66 घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं या सेंटीमीटर क्यूब, इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, यही आपको ज्ञात करना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.15, इसी आकृति की चर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल गुलाब जामुन के बारे में चर्चा किया हुआ है, और यहाँ पे दे रहा है ना कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चीनी की चाशनी है, और इस प्रकार आपको 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी है ये आपको बताना है। गुलाब जामुन के बारे में हमें दिया है कि ये बेलन के आकार के है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है, और इसकी लंबाई आपको दे दिया गया 5 सेंटीमीटर, मतलब पूरे गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास दे दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं किस प्रकार हमें करना क्या है। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे गुलाब जामुन के बारे में चर्चा किया हुआ है, और गुलाब जामुन इसी प्रकार से आपका है, यहाँ पे ये सीधी लाइन रहेगा। तो यहाँ पर अर्धवृत्त बन रहा है, ये बेलन के आकार का है, तो अर्धवृत्त, चलिए यहाँ पर हम इस प्रकार बना देंगे, यह अर्धवृत्त बन रहा है। यहाँ पे अर्धवृत्त में यहाँ पे अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार यहाँ पर है, अर्धगोलाकार यहाँ पर भी है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी पूरी लंबाई आपको दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, साथ साथ इसका आपको व्यास दिया हुआ है यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर, और इस प्रकार से भी हम खींच देते हैं। यहाँ पर इसकी पूरी लंबाई हो जाएगी, हम लोग नामकरण कर देंगे, ए बी, यहाँ पे सी डी, यहाँ पर ओ डैश हम लोग नामकरण कर देंगे, और यहाँ पर ई एफ नामकरण कर देंगे। तो यहाँ पे पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर, साथ साथ आपको इसका गुलाब जामुन का आपको व्यास दे दिए गए हैं 2.8 सेंटीमीटर।
तो इसका हम लोग आधा कर देंगे तो यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा। पहले हम लोग इस गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करेंगे, जिसमें यहाँ पर बेलन है और 2 यहाँ पे अर्धगोला है। ठीक है, इसका हम लोग आयतन ज्ञात कर लेंगे और जो भी हमें आयतन ज्ञात होगा उसमें हम लोग 45 का गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 45 गुलाब जामुनों की चर्चा की गई है ना। तो यहाँ पर आयतन में हम लोग 45 का गुणा करके 45 गुलाब जामुनों का आयतन ज्ञात करेंगे और जो भी आएगा उसका आयतन, उसका हम लोग क्या कर देंगे, आयतन का हम लोग यहाँ पर आप कर देंगे 30%, आयतन का 30% कर देंगे। तब यहाँ पर हमें चाशनी का आयतन सिंपल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को यही करना है, पहले एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करते हैं, फिर उसमें हम लोग 45 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 45 गुलाब जामुनों का में चाशनी की मात्रा का आयतन हमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 45 का गुणा कर देंगे, जो भी आयतन आएगा उसका हम लोग 30% कर देंगे, तो चाशनी का आयतन सिंपल हमें ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर आकृति हमने बना लिया, लिख दिया कि दिया है गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे अर्धगोला के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, लिख देते हैं। अब अर्धगोला की त्रिज्या, इसको हम लोग चलिए सिंपल r से दिखा देंगे, और यहाँ पर व्यास आपको दे देगा 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे व्यास का हम लोग आधा कर देते हैं, तो यहाँ पर 2.8 का हम आधा कर देते हैं, जो कि यहाँ पर 1.4 आपको प्राप्त होगा। इसका मात्रक रहेगा सेंटीमीटर में। अर्धगोला की त्रिज्या तो हमने ज्ञात कर दिया, यहाँ पे 2 अर्धगोला है, मिलकर पूर्ण गोला भी कह सकते हैं उसको। चलिए हो जाएगा। तथा अब बेलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसकी त्रिज्या और यहाँ पे ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तथा यहाँ पे लिख देते हैं बेलन की त्रिज्या, यहाँ पर भी बेलन के लिए त्रिज्या ये है, यही लंबाई है, और बेलन के लिए भी त्रिज्या यही सेम ही रहेगा। r बराबर यहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और यहाँ पे इसकी ऊंचाई कह लीजिए या फिर लंबाई कह लीजिए। ठीक है, ऊंचाई करके लिख देते हैं, यहाँ पे यच से हम लोग इसको सिंपल दिखाएंगे। तो यहाँ पे गुलाब जामुन की पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, और ऋण इसमें से हम लोग घटा देंगे। देखिए यहाँ से ई से लेकर एफ, यहाँ पे चलिए पूरी बात एक बार लिख देते हैं। यहाँ पे ई एफ, यहाँ पे ये पूरी लंबाई हो गया, इसमें से हम लोग को ओ ई घटाना पड़ेगा, ओ और ई यह लंबाई घटाना पड़ेगा, और यहाँ पर ऋण ओ डैश एफ को भी हम लोग को घटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे यह लंबाई घटा दें, यह लंबाई घटा दें, तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई कह लीजिए, लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पर चलिए आगे हल कर देते हैं। ई एफ पूरी लंबाई हमें पता है कितना, 5 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ पे मात्रक नहीं लिखते हैं, 5 है। ठीक है, और जो भी आएगा उसको हम लोग सेंटीमीटर में लिख देंगे। ऋण यहाँ पर अर्धगोला की त्रिज्या हमने 1.4 सेंटीमीटर ज्ञात किया हुआ है, तो यहाँ पर ही बात करेंगे तो यह भी लंबाई उतना ही रहेगा, है ना, यह भी त्रिज्या है उसका। तो यहाँ पर ये भी 1.4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी बात करें तो सेम ही है, 1.4 सेंटीमीटर है। चलिए 5 ऋण 1.4 लिख देते हैं, ऋण 1.4 लिख देते हैं, और जो भी आएगा ये सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो यहाँ पर 5 हो गया ऋण, यहाँ पे 14 दूना 28 हो जाएगा, 2.8 हो गया। चलिए हम लोग घटा लेते हैं, यहाँ पे 5 दशमलव आप चाहें तो 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 8 घटेगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा है 4, 4 में से 2 घटा, 2 बचा, 2.2 सेंटीमीटर आपको ज्ञात हो गया। जो यहाँ पर बेलन है, यहाँ पर ओ से ओ डैश की लंबाई हमने ज्ञात किया, 2.2 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो रहा है, यह केवल इतनी लंबाई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक गुलाब जामुन का आयतन हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अब लिख देते हैं एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, इसमें है बेलन का आयतन और प्लस 2 यहाँ पे अर्धवृत्त है, तो 2 गुणते अर्धवृत्त नहीं अर्धगोला का आयतन। यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, यहाँ पे बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर इंटू एच, यह होता है बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर इंटू एच, और अर्धगोले का आयतन यह होता है फार्मूला। तो यहाँ पर 2 हैं तो 2 गुणते हमने लिख दिया, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r, यहाँ पे घन हमने लिख दिया। यहाँ पर इन दोनों पदों में देख लेते हैं, जो भी वेनिस्ट है वो वेनिस्ट ले लेते हैं। पाई
आर स्क्वायर उभयनिष्ठ इन दोनों पदों में। तो यहाँ पर बचेगा क्या, एच 2 दूना 4 बचेगा और हर में 3 है। पाई को भी हमने उभयनिष्ठ लिया। आर के 3 गुणनखंड था, एक गुणनखंड यहाँ पे बचेगा, 2 गुणनखंडों को हमने उभयनिष्ठ ले लिया। कोष्टक बंद, सबका वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं। पाई का मान 22/7 गुणते त्रिज्या यहाँ पे दोनों प्रकार सेम है, 1.4 का 2 गुणनखंडों का गुणा हो जाएगा, ठीक है, 1.4 के यहाँ पे वर्ग है, त्रिज्या का वैल्यू यही है 1.4, इसके 2 गुणनखंडों का हमने सिंपल गुणा कर दिया। और यहाँ पे कोष्टक में एच ऊंचाई कितना है 2.2, यहाँ पे एच का वैल्यू हमने ज्ञात किया हुआ 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 हो गया प्लस यहाँ पे 4/3 गुणते यहाँ पे त्रिज्या का वैल्यू यही है 1.4। अब यहाँ से अंश और हर विभाजित है, 7 से कम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0.2 आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे लिख देते हैं 22 गुणते 0.2 गुणते 1.4 है। यहाँ पे हर में 3 है तो लसा हो जाएगा, लसा 3 हो गया और यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2.2 गुणते 3 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या है 4 गुणते 1.4 है। यहाँ पे कोष्टक बंद बराबर यहाँ पर 22 हो गया, 14 दूना 28 हो जाएगा, ये 28 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव बिंदु लगाना है, तो यहाँ पे दशमलव बिंदु हमने लगा दिया, 0.28 हो गया गुणते यहाँ पे 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6.6 मिलेगा प्लस यहाँ पर 14 चौक को 56 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव बिंदु हमने लगा दिया और हर में 3 है। आगे लिखते हैं 22 गुणते 0.28 गुणते जोड़ देते हैं 6 6 12 को 2 हासिल 1 बनेगा, 6 5 11 1 हासिल 12, 1 अंक बाद दशमलव बिंदु हमने लगा दिया और हर में है 3। अब यहाँ पर 22 और 28 और 122 का आप गुणा कीजिएगा, गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 75,152 प्राप्त होगा, 22 28 112 का 122 का और हर में यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पे 1 और 2 3 अंकों बाद यहाँ पर हमने सिंपल दशमलव बिंदु लगा दिया, इतना प्राप्त हुआ। ये सब सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर घन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक गुलाब जामुन का हमने आयतन ज्ञात किया, यहाँ पे लिख देते हैं इसी प्रकार 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर, यहाँ पर हम लोग एक गुलाब जामुन का आयतन हमने ज्ञात किया हुआ, इसमें 45 का सिंपल गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 7 5 मतलब 75.152 और हर में 3 है, यहाँ पर भाग दे देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम यहाँ पर भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 15 गुणते 75.152 में इन दोनों संख्याओं का आप गुणा कीजिएगा, गुणनफल आपको प्राप्त होगा 1127 मिलेगा, 0.28 आपको 0 प्राप्त होगा। इतना सेंटीमीटर घन आपको प्राप्त होगा क्यूब, ठीक है। इतना 45 गुलाब जामुनों का आयतन हमने ज्ञात कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या कर देते हैं, इसी आयतन का 30% यहाँ पे चाशनी था, तो इसका हम लोग 30% ज्ञात कर देते हैं। प्रश्न में दिया था, इसको हमने लिख दिया। चूँकि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है, इसलिए 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा, इसीलिए हमने यहाँ पर 45 गुलाब जामुनों का आयतन ज्ञात कर दिया था, है ना। तो इसका हम लोग 30% ज्ञात कर देते हैं, लिख देते हैं 1127.28 का 30% का मतलब गुणा ही होता है। यहाँ पे 1127.28 और 30% मतलब 30/% के लिए यहाँ पे हर में 100 लगा देते हैं। अंश और हर में सिंपल आप 10 से भाग देंगे क्योंकि 0 समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप 3 से गुणा कर दीजिएगा, 3 से गुणा करके आप 10 से भाग देंगे, दशमलव बिंदु को एक स्थान आप बाएं साइड किसका दीजिएगा। तब हम बता देते हैं आपको गुणनफल, मतलब हल करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 338.18 आपको प्राप्त होगा, जिसको आप इस प्रकार से लगभग करके 338 भी आप लिख सकते हैं ना, 338। 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा हमने ज्ञात किया, तो इतना सेंटीमीटर में सब मात्रक था, सेंटीमीटर घन आपको प्राप्त हुआ, 338 सेंटीमीटर घन कह लीजिए या घन सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएँ 15 सेंटीमीटर गुणते, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिए गए घनाभ की।
यहाँ पे दे दिया प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 12.16 इसी आकृति की बात कर रहा है। यहाँ पर कलमदान है, ठीक है, इसमें कलम रखी जाएगी और यहाँ पे शंक्वाकार है ना, देख रहे हैं इस कलमदान में 4 शंक्वाकार यहाँ पे गड्ढे बने हुए हैं ना, यहाँ पर भी बनाए गए हैं 1 2 3 4 गड्ढे बने गए हैं। तो सिंपल हम लोग इस कलमदान का आयतन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। पहले हम लोग एक शंक्वाकार, यहाँ पे एक शंक्वाकार जो गड्ढा है उसका हम लोग आयतन ज्ञात कर लें, फिर उसमें हम लोग 4 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे चारों कलमदान जो जगह घेरे हुए हैं, जो स्थान है, जो उनका आयतन है वो हम लोग ज्ञात कर लेंगे चारों का पहले। और फिर हम लोग यहाँ पे ये जो घनाभ है, घनाभ के आयतन में से हम लोग यहाँ पे जो 4 गड्ढे बन रहे हैं शंक्वाकार, उनका आयतन यदि हम लोग घटा देंगे तो जो बचेगा ये कलमदान का आयतन बचेगा। ठीक है, सिंपल है। पहले हम एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन ज्ञात करते हैं। आकृति को हमने बना लिया। इसी प्रकार लकड़ी का कलमदान है जिसमें यहाँ पर कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं और यहाँ पर जो हमें दिया था उसको हमने लिख दिया। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। घनाभ की विमाएँ भी हमें दे दिया गया था, मतलब जो भी ये घनाभ है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दिया गया है। इसमें से कोई लंबाई होगा, कोई चौड़ाई और कोई ऊंचाई है। इनका हम लोग सिंपल गुणा कर देंगे तो हमें आयतन ज्ञात हो जाएगा। और यहाँ पर एक शंकु के लिए आयतन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको त्रिज्या दे दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर और साथ साथ जो गहराई है फार्मूले में 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच ऊंचाई हो जाएगा। यही एच का वैल्यू आपका हो जाएगा 1.4, ठीक है, सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर लकड़ी के कलमदान का हम लोग आयतन ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं। तब पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर, यहाँ पर लिखते हैं घनाभ का आयतन, जो पूरा घनाभ का आयतन रहेगा ऋण, यहाँ पे 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 गुणते, इसमें से हम लोग घटा देंगे इन जो यहाँ पे शंकु के आकार के जो गड्ढे बने हुए हैं इनका हमें आयतन घटाना पड़ेगा। तो ऋण 4 गुणते, यहाँ पे लिख देते हैं 4 गुणते एक शंकु का आयतन, क्योंकि यहाँ पर जो चारों शंकु थे ना उनकी त्रिज्याएं भी समान है, साथ साथ गहराई भी सेम ही है। आपको ये प्रश्न में दे दिया गया है कि कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या, मतलब सभी की त्रिज्याएं की बात किया हुआ है, यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई इंटू ऊंचाई रहता है। लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई रहता है ऋण 4 गुणते 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच रहता है। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों विमाएँ आपको यहीं दिया हुआ है, तो तीनों का सिंपल हम लोग गुणा कर देते हैं। 15 गुणते 10 गुणते यहाँ पर 35 हो गया, ऋण 4 बटा यहाँ पे 3 लिख देते हैं। और यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर, यहाँ पे शंकु की त्रिज्या है 0.5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.5 के 2 गुणनखंडों का हमने गुणा कर दिया। वर्ग मतलब 2 गुणनखंडों का गुणा। यहाँ पे ऊंचाई, जो ऊंचाई है यहाँ पे शंकु की गहराई हो जाएगा जो कि 1.4 आपको दिया हुआ है और मात्रक सेंटीमीटर घन आएगा, है ना, सब मात्रक यहाँ पे सेंटीमीटर में। 1/3 यहाँ पे पाई हम लिखना भूल गए हैं, पाई आर स्क्वायर एच रहता है, तो पाई का वैल्यू भी हमें रखना पड़ेगा, गुणते यहीं पे लिख देते हैं। 22/7 भी रहेगा हर में, यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 15 5 75 को 5 हो जाएगा, हासिल आपको 7 लगेगा। 15 तियाँ 45 हो जाएगा और 45 में 7 जोड़ देंगे तो आपको 52 प्राप्त हो जाएगा, है ना। 45 7 52 है, 10 का गुणा कर देंगे 0 लग जाएगा ऋण। चलिए यहाँ पे 4/3 को इसी प्रकार से रहने देते हैं। यहाँ पे 22/7 है, यहाँ पर अंश और हर विभाजित होगा। 4/7 गुणते यहाँ पे 22/7 लिखते हैं और चलिए पहले दशमलव बिंदु को ही हटा देते हैं ना। दशमलव बिंदु को हटाएंगे तो दशमलव बिंदु में अंश, मतलब यहाँ पे अंश और हर में यदि 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आप इसको 5/10 लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दशमलव बिंदु 10 से गुणा होगा तो दशमलव बिंदु दाहिने साइड चला जाएगा, लेकिन हर में उसके कारण 10 रहेगा, तो 22/7 हमने लिख दिया गुणते। यहाँ पर इसको आप 5/10 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको भी 5/10 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1.4 है ना, तो इसको आप यहाँ पे 14/10 लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 दूना 14 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे ना, यहाँ पर 35 नहीं था, 3.5 था, तो यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव बिंदु भी लगेगा,
तो यहाँ पे 525 ही है ऋण। यहाँ पर 5 5 है 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 चौका 100 हो जाएगा। यहाँ पर 5 5 है 25 का हमने गुणा किया और 4 का गुणा कर दिया, गुणते 22 है। और क्या है अभी 2 है, ठीक है, अंश में ही बचा हुआ है। और हर में जो बचा उसको लिखते हैं 3 गुणते, और यहाँ पर 1 को हटा देते हैं, 3 में या फिर किसी भी संख्या में 1 का गुणा कर देंगे, वही संख्याएँ रहेंगी। और 2 गुणनखंड को हम लोग साथ में लिख देते हैं ना। 10 में 10 का गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा, और 1 है 10। अंश और हर से फिर आपको 100 विभाजित है। और हल करते हैं, 525 है ऋण। यहाँ पे 22 में 2 का गुणा कर देंगे 44 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 से भाग दे देते हैं ना। 10 से भाग देंगे तो सिंपल यहाँ पे 4.4 हो जाएगा, लेकिन हर में अभी 3 है, 3 से भी हम लोग को भाग देना है। 525 है ऋण, 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3, फिर यहाँ पे दशमलव बिंदु लग जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 चौका 12, 4 बार भाग जाएगा, और दशमलव बिंदु लगा चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर 14 में से 12 घटा देंगे, 20 बचेगा, और 20 तो यहाँ पे 3 छक्का 18, फिर 20 है, तो यहाँ पे बार बार देख रहे हैं कि 6 का दोहरा होते जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 525। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, केवल हम 2 अंक तक लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 5 से अधिक संख्या है ना, तो सिंपल इसमें क्या कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, और यहाँ पर बाकी सबको हटा दीजिए। तो यहाँ पे ऋण 1.47 हमने लिख दिया, और इसको घटाते हैं। यहाँ पे 5 दशमलव यहाँ नहीं, ये तो 525 है, और यहाँ पे 0.20 हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर घटाना है ऋण। यहाँ पे 1.47 को घटा देना है। चलिए घटाते हैं, यहाँ पर 1 हासिल दे देगा, 10 हो जाएगा। दशमलव के जो बाद का दूसरा अंक है ना, यहाँ पे 10 में से 7 घटा देंगे तो आपको सिंपल 3 बचेगा। अब यहाँ पर बचा हुआ है 9, 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 बचेगा। ये यहाँ पर 1 हासिल दिया था ना, तो यहाँ पर 4 बचा है, 4 में से घटा देंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचा है, तो यहाँ पर 5 है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन हमें इतना ही ज्ञात हुआ, 523.53, और ये सब मात्रक है सेंटीमीटर घन। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न कुछ आपका इसी प्रकार से कह रहा है ना, कि कोई बर्तन है, यहाँ पे उल्टे शंकु के आकार का है, तो यहाँ पे चलिए उल्टा शंकु हम सिंबल इस प्रकार से बना देंगे। अब यहाँ पर इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा एकदम पूरा पानी भरा हुआ है ऊपर तक। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि इसमें कुछ यहाँ पे जो गोले के आकार की गोलियाँ हैं, और जिनकी आपको त्रिज्या भी दे देगा है ना, कि यहाँ पर जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, इसमें गोलियाँ डाली जाती हैं। अब इसमें जितने भी गोलियां डाली जाती हैं उनकी संख्या हमें ज्ञात नहीं है, उनकी संख्या हम सिंपल n मान लेंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे गोलियों को डालने पर यहाँ पे जो भी पानी है वह 1/4 बच जाता है। एक बार और देखते हैं कहाँ पर दिया हुआ है, डाली जाती हैं तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, 1/4 भाग यहाँ पे बाहर निकल जाता है, जो भी इसका आयतन रहेगा। तो यहाँ पे शंकु का हम लोग सिंपल आयतन ज्ञात करेंगे, और इसका जो शंकु का आयतन है उसका हम लोग 1/4 करेंगे, तो वो बराबर होगा n गुणते एक गोली का आयतन। जब ये गोलियां डाली जा रही हैं तब अपने आयतन के बराबर ये पानी बाहर निकाल देंगे, है ना। तो यहाँ पे जो भी n गोलियों का आयतन है वह यहाँ पे बराबर हो जाएगा इसके यहाँ पर शंकु के 1/4 आयतन के बराबर, ठीक है। सिंपल हम लोग इसी प्रकार से करेंगे, है ना। n गुणते एक यहाँ पे गोली का आयतन, यहाँ पे रहेगा गोली का आयतन, ठीक है, बराबर। और यहाँ पे जो शंकु का आयतन रहेगा, शंकु का आयतन, इसका हम लोग 1/4 कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यह समीकरण बनेगा, और यहाँ पे सिंपल हम लोग इसको हल कर लेंगे, तो यहाँ पे n का वैल्यू ज्ञात कर देंगे। आकृति को हमने बना लिया, एक उल्टा शंकु के आकार का बर्तन है जिसमें यहाँ पर पूरा ऊपर तक इस प्रकार से पानी भरा हुआ है ना। तो जो यहाँ पर पूरा पानी का आयतन रहेगा वो यहाँ पे शंकु के आयतन के सेम बराबर रहेगा। अब इसमें कह रहा है कि गोलियाँ डाली जा रही हैं ना, अब यहाँ पे गोलियाँ डाली जा रही हैं, और यहाँ पे तब इसमें जो भी पानी है उसका यहाँ पे 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर डाली गई जो गोलियों का कुल आयतन रहेगा, यहाँ पर जो 1/4 भाग पानी बाहर निकल जा रहा है उसका आयतन सेम रहेगा। और इन बातों को जो भी दिया था उसको हमने लिखा, यहाँ पे लिख दिया हमने
कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई सिंपल हमने एच मान लिया, यहाँ पे ओ सी 8 सेंटीमीटर है, प्रश्न में दिया था, और इसके ऊपरी सिरे जो यहाँ पर खुला हुआ सिरा है की त्रिज्या R1 हमने मान लिया, और ये प्रश्न में दिया हुआ कि 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ओ भी 5 सेंटीमीटर है या ओ ए भी कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या, इसको हमने R2 मान लिया क्योंकि ये अलग है, यहाँ पर आपको 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इस पात्र में कुछ शीशे की गोलियां डाली जा रही हैं जिनकी त्रिज्या आपको दे दिया गया R2 हमने मान लिया। 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, एक गोला के आकार की है, ठीक है, डाली जाती हैं, तो इनमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो जितना पानी कितना भरा हुआ है इसमें, यहाँ पे इसके आयतन, शंकु के आयतन के बराबर पानी भरा है ना, और उसका एक बटा 4 हम लोग कर देंगे आयतन का, तो उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर हमने सिंपल मान लिया, माना गोलियों की कुल संख्या हमने n मान लिया और लिख दिया चूंकि गोलियों द्वारा निकाले गए पानी का आयतन बर्तन में डाली गई गोलियों के आयतन के बराबर होगा, ठीक है, के यहाँ पे आयतन के बराबर होगा। जो बर्तन में गोलियां डाली जा रही हैं वो अपने आयतन के बराबर ही पानी को बाहर कर पाएंगे। जितना भी पानी बाहर हुआ उनका आयतन और जितनी उसमें गोलियां डाली गई उन दोनों का आयतन सेम ही है, इसलिए लिख देते हैं n गुणते एक गोली का आयतन बराबर यहाँ पे शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन और गुणते 1/4 कर देते हैं, क्योंकि इसका 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा था, तो का 1/4 1/4 यहाँ पर देवा, 1/4 का मतलब ही 1/4। तो यहाँ पर सिंपल इसी प्रकार से आपका समीकरण बना। तो n गुणते यहाँ पे एक गोली का आयतन, यहाँ पे लिख देते हैं पाई r, नहीं 4/3 पाई r घन रहता है। तो यहाँ पर हमने गोलियों के लिए त्रिज्या R2 माना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं R2 का घन बराबर, यहाँ पे शंक्वाकार बर्तन है तो यहाँ पे शंकु का हम लोग लिख देते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे r जो त्रिज्या है इसको हमने R1 माना हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं R1 का वर्ग गुणते यहाँ पे 1/4 हो जाएगा n गुणते। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों पक्षों में हर में 3 है, तो यहाँ पे हर में है तो बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, अंश में है तो यह विभाजित हो जाएगा, यहाँ पर 3 विभाजित होगा, पाई यहाँ पर अंश में बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, हर में हो जाएगा, तो यहाँ पर पाई भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या बचा वो इसको नोट कर देते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 4 गुणते यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना है 0.5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.5 पर 3 घात बराबर R1 का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे h जो ऊंचाई है इसका वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ पर हमने सिंपल 8 प्रतिस्थापित कर दिया, गुणते क्या है 1/4 n गुणते 4 गुणते 0.5 पर यहाँ पे 3 घात है, तो यहाँ पे 0.5 को और हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/10 भी आप लिख सकते हैं, इसके 3 गुणनखंडों का आप गुणा कर दीजिए, 5 यहाँ पे 10 रहेगा, 5/10 के 3 गुणनखंडों गुणा, यहाँ पर 5 5 25 हो जाएगा, यहाँ पे 4 कम 4 4 दूना 8, यहाँ पर 2 बचा हुआ है। चलिए n गुणते 4 है, इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 से यदि अंश और हर को हम लोग विभाजित कर दें तो यहाँ पर सब 1/2 आपको मिलेगा, ठीक है। 1/2 का भी मतलब क्या है, यहाँ पे 0.5 ही है, यहाँ पे 25 दूना 50 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 से 4 विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हुआ है n, और चलिए यहाँ पर जो 1/2 बचा हुआ है, यहाँ पर तो सब कुछ समाप्त हो गया, 1/2 है, इसको बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पे व्युत्क्रम हो जाएगा, ये हर में तो ये अंश में चला जाएगा, तो यहाँ पे 50 गुणते 2 हो जाएगा, तो n बराबर आपको 100 प्राप्त हुआ। अतः लिख देते हैं बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या 100 है, ठीक है। इसमें जो बर्तन था
उसमें कुल 100 गोलियां डाली गई। इस शंक्वाकार बर्तन में जिसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ था, इसमें कांच की गोलियां डाली गई थी। तो इसमें कुल 100 कांच की गोलियां डाली गई थी। तो इसमें जो भी कुल पानी था, इसका 1/4 भाग बाहर निकल गया था। और यहाँ पर हमने कुल यहाँ पे शीशे की गोलियों का वैल्यू हमने ज्ञात किया। तो यहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ पर 100 गोलियाँ इस बर्तन में डाली गई थी। प्रश्न 6 दिया हुआ है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, मतलब उस पर रखा गया है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर घन। 1 सेंटीमीटर घन लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल उसका आयतन ज्ञात करेंगे और जितना भी आएगा उसमें हम लोग सिंपल 8 का गुणा कर देंगे। चलिए यहाँ पर आकृति की बात करेंगे तो कुछ इसी प्रकार से बनेगा। यहाँ पर एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है, जो यहाँ पर पहले एक बेलन है जिसकी ऊंचाई यहाँ पर 220 ठीक है सेंटीमीटर है। साथ साथ इसको आपको व्यास दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे यदि पूरी लंबाई की बात करेंगे तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या की बात करेंगे तो 12 सेंटीमीटर, इसका आधा हो जाएगा। और यहाँ पे इसी के ऊपर ना, जिस पर ऊंचाई, अब इसी के ऊपर हम इस प्रकार से बना देते हैं। एक और बेलन है, यहाँ पर भी बेलन है जिसका ऊंचाई यहाँ पे 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, इसी प्रकार से रखा गया है। तो आकृति कुछ इसी प्रकार से आपका बन रहा है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग पहले तो इस स्तंभ का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो पहले हम लोग इसका पूरा आयतन ज्ञात करेंगे और जो भी आपको आयतन ज्ञात होगा वो सेंटीमीटर घन में ही ज्ञात होगा, है ना। अब यहाँ पे जितना भी सेंटीमीटर घन रहेगा, अब हमें दे देगा कि एक यहाँ पे घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 किलोग्राम दिया हुआ है। तो जितना भी आपका आयतन आएगा उसमें हम लोग सिंपल 8 का गुणा कर देंगे तो वो आपका द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। संपूर्ण लोहे के स्तंभ का आपका द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। आकृति हमने बना दिया है। ये लोहे का स्तंभ है जहाँ पर नीचे बेलन है, इसके ऊपर भी बेलन रखा गया है। इस बेलन का यहाँ पे ऊंचाई आपको दे दिया गया है H1, इसको हमने मान लिया 220 सेंटीमीटर और इसको आपको व्यास दिया था, प्रश्न में व्यास दिया था तो इसका हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। व्यास 24 सेंटीमीटर था तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसके ऊपर एक और बेलन रखा था, इस बेलन के बारे में बात करें तो यहाँ पे H2 इसका हमने माना है तो यह 60 सेंटीमीटर दिया था इसकी ऊंचाई, साथ साथ इसकी त्रिज्या दिया था 8 सेंटीमीटर। और सिंपल इसको हमने लिख दिया कि दिया है ऊंचाई आपको दिया था यही, इसको हमने H1 मान लिया। और आधार व्यास AB हमने माना, AB दिया था 24 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, जिसको हमने कोष्टक में करके लिख दिया R1 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आधार त्रिज्या की बात करेंगे, यहाँ पर त्रिज्या आप ज्ञात करें या फिर यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करें। बेलन पर क्या रहता है, ऊपर जो वृत्त रहता है और नीचे जो वृत्त रहता है, दोनों सेम ही वृत्त रहता है, ठीक है। वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई यहाँ पर दे दिया गया था H2 60 सेंटीमीटर हमने माना और त्रिज्या R2 बराबर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर यह दिया था, वाला एक अन्य बेलन आरोपित है रखा गया है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। यहाँ पर एक लोहे का पूरा स्तंभ बना हुआ है ना। तो यहाँ पर पहले हम लोग इसका आयतन ज्ञात करते हैं और आयतन ज्ञात करेंगे तो आपको दिया था कि 1 सेंटीमीटर घन आयतन बराबर आपको 8 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। 8 किलोग्राम लोहे का द्रव्यमान दिया हुआ है। तो हम लोग पहले संपूर्ण आयतन ज्ञात करते हैं, लिख देते हैं। तब लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें इस बेलन का भी आयतन की आवश्यकता पड़ेगी। इस बेलन का भी आयतन हम लोग सिंपल दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोनों को हमने भिन्न भिन्न माना हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं पाई R स्क्वायर इंटू H, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे प्लस, यहाँ पर भी पाई R स्क्वायर इंटू H। फार्मूला सिंपल यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर इस बेलन के लिए हमने यहाँ पर R1 माना है क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर R1 और यहाँ पे H1 हमने लिख दिया। और यहाँ पे इस बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पे R के स्थान पर R2 है और यहाँ पे H के स्थान पर H2 है, क्योंकि दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या भिन्न भिन्न है। चलिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, दोनों पदों में पाई उभयनिष्ठ है, पाई आप चाहें तो उभयनिष्ठ भी कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर इंटू H1 प्लस R2 का स्क्वायर इंटू H2 बचा हुआ है, बराबर पाई के स्थान पर इस प्रश्न में आपको
दिया हुआ है कि 3.14 आपको प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, कोष्टक बंद। R1 का स्क्वायर, R1 का वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पे यही है 12 सेंटीमीटर, इसके लिए जो त्रिज्या है, तो यहाँ पे 12 के 2 गुणनखंडों का हमने सिंपल गुणा कर दिया। H1 इसकी ऊंचाई कितना है 220, चलिए प्लस R2 की बात करें तो इसकी त्रिज्या हमें दे देगा था 8, तो यहाँ पे वर्ग है तो इसके 2 गुणनखंडों का आप गुणा कर दीजिए, गुणते यहाँ पे H2 यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे इस बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमने सिंपल 60 का गुणा कर दिया, कोष्टक बंद। यहाँ पर 3.14 गुणते 12 का 12 में गुणा कर देंगे 144 हो जाएगा, गुणते 220 है, प्लस 8 में का 8 में गुणा कर देंगे 64 हो जाएगा, गुणते 60 है, यहाँ पे 3.14, यहाँ पर इन दोनों का आप गुणा कर दीजिएगा 144 का और यहाँ पे 220 का, हम बता देते हैं कितना प्राप्त होगा आपको, 31,680 आपको प्राप्त होगा। इन दोनों संख्याओं का सिंपल आप गुणा कर लीजिएगा और प्लस जब 64 का 6 के साथ गुणा, मतलब यहाँ पे 60 के साथ जब गुणा कर देंगे तो गुणनफल आपको 3,840 आपको प्राप्त होगा। चलिए 3.14 गुणते, ये गुणे में आ जाएगा, सिंपल आपको जोड़ लेना है, जोड़ने पर बता देते हैं योगफल आपको कितना प्राप्त होगा, 0, 2, 5, 5, 3, इतना ही आपको प्राप्त होगा। योगफल भी आप कर लीजिएगा और यहाँ पे जो भी आपको मात्रक है सब सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर घन। यहाँ पर लोहे के स्तंभ का आयतन हमने सिंपल ज्ञात कर दिया। अब आपको प्रश्न में दिया हुआ है, चूँकि यहाँ पे लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर घन लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 kg है, इसलिए अब चूंकि आपके पास द्रव्यमान कुल कितना है, इतना है, ठीक है, तो इसमें क्या कर दीजिए 8 का गुणा कर दीजिए, इसलिए लिख देते हैं लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान रहेगा, इसलिए लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान बराबर, अब यहाँ पे सेंटीमीटर घन, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर घन रहता तो उसका 8 किलो होता, लेकिन आपके पास कुल कितना है, इतना सेंटीमीटर घन है, ठीक है, तो इसमें पूरे वैल्यू में क्या कर दीजिए 8 से गुणा। प्रश्न में दिया हुआ कि 1 सेंटीमीटर घन लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम के बराबर है, किलोग्राम नहीं ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, किलो को यहाँ पे ग्राम है, यह ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इसका गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 गुणते 3.14 गुणते 3, 35,520 है, यह मिला आपको ग्राम में, ठीक है, और जो भी कोई भी राशि यदि ग्राम में है, यदि उसमें आप 1000 से भाग दे रहे हैं तो वो किलोग्राम में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग भाग दे लेते हैं, यहाँ पे 8 गुणते 3.14 है, गुणते 35,520 है, यहाँ पे 1000 से भाग दे देंगे तो यह किलोग्राम में हो जाएगा। यहाँ पर यदि आप गुणा कर देंगे तो लोहे का स्तंभ का द्रव्यमान आपको ग्राम में ज्ञात होगा और उसमें सिंपल यदि 1000 से आप भाग देंगे तो वह किलोग्राम में आ जाएगा, तो आप सिंपल यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पे तीनों संख्याओं को गुणा करके फिर 1000 से भाग देने का मतलब दशमलव बिंदु को आपको बाएं साइड लगा देंगे, तो ये आपको बता देते हैं कि गुणनफल, मतलब इसको हल कीजिएगा, हल करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 892.2624 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे 2 अंक तक ही लेते हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू 5 से कम है तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 892.26। अब यहाँ पे चूँकि हमने 1000 से भाग दे दिया है तो यहाँ पे यह किलोग्राम में आपको प्राप्त हुआ। यही है लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान हमने ज्ञात किया, तो 892.26 किलोग्राम हमें प्राप्त हुआ। प्रश्न 7 दिया हुआ है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। कोई ठोस है और यहाँ पे एक शंकु की चर्चा किया हुआ है कि उसमें आपको ऊंचाई दे दिया गया है, त्रिज्या दे दिया गया है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। मतलब यहाँ पे आकृति यदि अभी हम लोग बनाते जाएं तो यहाँ पे दे देगा, देख लीजिए त्रिज्या यहाँ पर भी 60 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी त्रिज्या 60 ही सेंटीमीटर आपको दे देगा है। यहाँ पर एक शंकु की चर्चा किया हुआ है जो अर्धगोले पर आरोपित है रखा गया है, तो यहाँ पर हम लोग एक अर्धगोला बना लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इसी प्रकार से आपका अर्धगोला बनेगा,
जहाँ पर इसकी त्रिज्या आपको 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर इसी के ऊपर यह रखा गया है शंकु। शंकु को भी हम लोग रख देते हैं। तो इसी प्रकार से यह शंकु भी है, शंकु भी हो गया। और यहाँ पर उसकी भी त्रिज्या सिंपल आपको 60 ही सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको शंकु की ऊंचाई आपको 120, यहाँ पे शंकु की केवल हम लोग ऊंचाई की बात करेंगे तो यही दूरी हम लोग कुछ इसका नामकरण कर देंगे। यह लंबाई आपको दिया हुआ है ना 120 सेंटीमीटर। प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तनी को स्पर्श करता है, मतलब यहाँ पे तल को स्पर्श कर लेता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, देखिए यह भी 60 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या भी आपको 60 ही सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। बेलन अभी हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे की ऊंचाई यहाँ पे दे दिया गया है 180 सेंटीमीटर है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पर हमें सिंपल बेलन भी बनाना है और इस प्रकार से ध्यान रखते हुए बनाना है कि बेलन का भी त्रिज्या क्या रहे 60 सेंटीमीटर है। तो यह भी कुछ इसी प्रकार से एकदम स्पर्श करेगा नीचे, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से बना देंगे। यह जो अर्धगोले और शंकु से बना हुआ ठोस है, यहाँ पर पानी से भरा हुआ यहाँ पे बेलन के आकार का यह है और इसकी आपको पूरी ऊंचाई आपको दिया हुआ है, साथ साथ इस बेलन की ऊंचाई आपको दिया हुआ है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पे ऊंचाई 180 सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साथ साथ यहाँ पे त्रिज्या भी इसकी 60 सेंटीमीटर आपको दिया है। तो यहाँ पे जो पानी बच रहा है ना, पहले पूरा पानी भरा हुआ था और इसमें एक ठोस डाल दिया गया है जो यहाँ पर अर्धगोला है और यहाँ पे शंकु से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ पर हमें बताना है कितना पानी बचा हुआ है। तो यहाँ पर पानी हम लोग किस प्रकार से बताएंगे, पहले तो हम लोग यह जो बेलन है जिसकी यहाँ पर ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, इसका हम लोग पूरा आयतन ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर जो यह ठोस है इसका हम लोग आयतन अलग से ज्ञात करेंगे। तो जो यहाँ पर बेलन का आप आयतन ज्ञात करेंगे ना, वही हो जाएगा पूरे पानी का आयतन, क्योंकि इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। जब इस ठोस को आप डालेंगे तो इसके आयतन के बराबर पानी बाहर निकल जाएगा, है ना। इसके आयतन के बराबर जो यहाँ पे ठोस है इसके आयतन के इसको डालेंगे तो यहाँ पे इसके आयतन के बराबर पानी बाहर निकल जाएगा। और जो आयतन बचेगा हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो बेलन का संपूर्ण आयतन है उसमें से इस ठोस का हम लोग को आयतन घटा देना है, ठीक है। इस ठोस का आयतन हम लोग घटा देंगे संपूर्ण बेलन के आयतन में से, तो हम लोग को जो बचेगा वही पानी का आयतन बचा है। आकृति हमने बना लिया और जो दिया था उसको हमने लिख दिया कि दिया है एक ठोस में ऊंचाई h1 बराबर 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या r मान लिया 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे सबकी त्रिज्या सेम ही है, अर्धगोले की बात करें, शंकु की बात करें या फिर इस बेलन की बात करें, तो यहाँ पे सबकी त्रिज्या सेम था इसलिए हमने उसको r ही रहने दिया। और यहाँ पे ठोस शंकु की ऊंचाई को हमने h1 मान लिया वाला एक शंकु सम्मिलित है। जो ठोस है वो किस प्रकार से बन रहा है, इसमें एक शंकु सम्मिलित है जो r बराबर हमने मान लिया 60, यह भी रहेगा सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इसी प्रकार से है आपका यह ठोस। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। इस ठोस को पानी से भरे लंबवृत्तीय बेलन में डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यहाँ पे बेलन की ये जो तल है इसको यह स्पर्श कर रहा है ठोस। यहाँ पे बेलन की त्रिज्या आपको दिया है 60 सेंटीमीटर, यह भी सेंटीमीटर ही है। यहाँ पे बेलन की भी त्रिज्या आपको 60 सेंटीमीटर दिया था और इसकी पूरी ऊंचाई जो बेलन की पूरी ऊंचाई इसको हमने h2 मान लिया और यह है 180 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। बर्तन में पूरा पानी भरा हुआ है तो यहाँ पर जब इस ठोस को आप अंदर डाल देंगे तो यह अपने आयतन के बराबर पानी क्या कर देगा, बाहर कर देगा। इसका जितना यह आयतन रहेगा उस आयतन के बराबर यह पानी को बाहर कर देगा। इस बात को हमने लिख दिया। चूँकि ठोस अपने आयतन के बराबर पानी को बाहर निकाल देगा, इस ठोस का जितना आयतन रहेगा उसके आयतन के बराबर यह पानी को बाहर निकाल देगा। और एक बात और आप ध्यान देंगे कि जब आकृति आप बनाएंगे ना तो यहाँ पे शंकु का ऊंचाई दे देगा 120 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर यहाँ पे यह इसकी त्रिज्या है, तो यह भी त्रिज्या कितना रहेगा 60 ही सेंटीमीटर, है ना। यह भी 60 सेंटीमीटर रहेगा और इसमें आप 60 सेंटीमीटर जोड़ देंगे ना 120 में जब आप 60 जोड़ देंगे तो वह 180 के बराबर हो जाएगा। तो जो आप आकृति बनाएंगे ना तो यहाँ पर ये शंकु की लंबाई यहाँ तक न रहकर पूरा यहाँ पे बेलन के बराबर भी रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो शंकु की ऊंचाई है और यहाँ पे जो अर्धगोले की ऊंचाई है जोड़ देंगे तो यहाँ पे पूरे बेलन के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आकृति बनाते हुए आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए बेलन में शेष बचे पानी
का आयतन बराबर लिख देते हैं बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन पहले तो इतना पूरा पानी था और इसमें से घटा देते हैं ऋण यहाँ पे ठोस का आयतन। ठीक है, आयतन यहाँ पे घटा देते हैं। चलिए बराबर बेलन का आयतन तो रहेगा ही, बेलन का आयतन ऋण जो यह ठोस है शंकु से और अर्धगोले से मिलकर बना हुआ है, तो ऋण लिख देते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, और यदि कोष्टक में करके लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे, यदि कोष्टक खोल कर लिखेंगे तो उसे माइनस लिखेंगे, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं अर्ध गोला का आयतन। ठीक है, हमने बताया कि यदि आप कोष्टक को खोल कर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे दोनों ऋण करना पड़ेगा। यदि कोष्टक के अंदर लिखेंगे तो प्लस करके लिखेंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इंटू एच रहता है, और यहाँ पे ऋण का चिन्ह कोष्टक में करके एक बार लिख देते हैं। शंकु का आयतन की बात करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच रहता है, प्लस अर्धगोले का आयतन की बात करेंगे तो 2/3 पाई आर घन रहता है। यह तो हो गया फार्मूला, लेकिन यहाँ पर हमें सबके लिए अलग अलग इस्तेमाल करना है। बेलन का यहाँ पे आयतन पाई आर का तो ठीक है, आर यहाँ पे तीनों के लिए सेम है, तीनों आकृतियों के लिए, लेकिन ऊंचाई अलग अलग है। तो यहाँ पे बेलन के लिए H2 हमने माना हुआ है, तो यहाँ पे H2 लिख देते हैं। और यह शंकु है तो शंकु के लिए H1 माना ऊंचाई हमने, और यहाँ पे त्रिज्या तो तीनों का सेम ही है 60 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग सिंपल कोष्टक खोल देते हैं। पाई आर स्क्वायर H2 ऋण 1/3 यहाँ पे पाई आर स्क्वायर H1, ये भी धनात्मक ऋणात्मक गुणा होकर ऋणात्मक ही पद हो जाएगा, 2/3 पाई आर घन है। यहाँ पे इन तीनों पदों में से जो कुछ भी उभयनिष्ठ है उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो इन तीनों पदों में से पाई उभयनिष्ठ है, आर स्क्वायर तीनों पदों में से उभयनिष्ठ है, तो आर स्क्वायर हमने सिंपल उभयनिष्ठ ले लिया। यहाँ पर बचा हुआ है H2 ऋण यहाँ पे 1/3 बचा हुआ है, पाई को भी आर स्क्वायर को भी उभयनिष्ठ ले लिया है, तो यहाँ पे H1 बचा हुआ है ऋण 2/3 बचा हुआ है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर का एक गुणनखंड बचा हुआ है। चलिए सबका वैल्यू हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। पाई के स्थान पर यहाँ पर प्रश्न में तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ प्रश्न में तो 22/7 सिंबल प्रतिस्थापित करेंगे। आर का स्क्वायर, आर का वैल्यू है 60, तो यहाँ पे 60 के 2 गुणनखंडों का हमने गुणा कर दिया, स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे आर के 2 गुणनखंडों का हमने गुणा कर दिया। H2 का वैल्यू कितना है, जो बेलन की ऊंचाई था 180 सेंटीमीटर ऋण 1/3। H1 का वैल्यू कितना है, H1 यहाँ पे जो शंकु की ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है H1 बराबर 120 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 120 सेंटीमीटर हो गया ऋण 2/3, और यहाँ पे आर त्रिज्या का वैल्यू कितना है 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने 60 प्रतिस्थापित कर दिया। और यहाँ पे मात्रक की बात करेंगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर घन ही आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 22/7 गुणते 6 में 6 का गुणा कर देंगे 36 हो जाएगा, और सिंपल डबल जीरो लग जाएगा। यहाँ पर 180 ऋण 3 चौका 12, तो यहाँ पे 40 बार विभाजित करेगा, तो यहाँ पे ऋण 40 हो गया, ऋण 3 दूना 6, तो यहाँ पर यह 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ऋण यहाँ पे 3 दूना 6 20, और यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 20 दूना 40 आपको प्राप्त हो जाएगा, कोष्टक बंद। और यहाँ पे 22/7 है गुण दें 80 है, और यहाँ पर दोनों पद ऋणात्मक में जोड़ देंगे, एक बार लिख ही देते हैं 180 ऋण यहाँ पे 4 4 8 80 हो जाएगा, और 22/7 गुणते 3600 गुणते यहाँ पे 180 में से 80 आप घटा देंगे तो सिंपल 100 बचेगा। अब यहाँ पे अंश का हम लोग गुणा कर लेते हैं। 36 का जब आप 22 में गुणा कर देंगे तो 792 आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे 36 का 22 में आप गुणा कर लीजिए। यहाँ पर अभी कितना जीरो लगाना है, 2 2 4 जीरो, तो यहाँ पर सिंपल हमने 4 जीरो लगा दिया, और हर में है 7। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि जीरो बहुत सारा है, यहाँ पे सेंटीमीटर घन यहाँ पे मात्रक है। यदि हम इसे मीटर घन में बदलना चाहेंगे तब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर के 3 गुणनखंडों गुणा है ना, तो यहाँ पर हम लोग 100 के 3 गुणनखंड से हमें भाग देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सेंटीमीटर का घन है, तो यहाँ पे अब मीटर घन हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 792, और इस पर कुल 4 जीरो है, और हर में लिख देते हैं 7 गुणते 100 के इस प्रकार से 3 गुणनखंडों से हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे
सेंटीमीटर घन था। 1 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर को यदि आप मीटर में लिखना चाहते हैं तो आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर के 3 गुणनखंड थे, इसलिए हमने 3 बार 100 से भाग दे दिया। अब यहाँ पे मात्रा क्या बना, मीटर घन हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 100 से भाग देंगे 2 जीरो समाप्त हो जाएगा, अंश और हर में हमने 100 से भाग दे दिया। फिर हम 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो समाप्त हो जाएगा। और जब यहाँ पे फिर 100 से भाग देंगे तो 2 अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव बिंदु। ठीक है, फिलहाल दशमलव बिंदु यहाँ पर है। यहाँ पे 700 जब 92 है, अभी हर में जब आप 100 से भाग देंगे दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे 7.92 हो जाएगा और हर में 7 है, लेकिन मात्रा कब क्या है, मीटर घन है। अब यहाँ पर भाग देंगे, आप भाग दे लीजिएगा। जब इसमें आप भाग देंगे 7 एकम 7, फिर दशमलव, फिर यहाँ पे 7 एकम 7, फिर यहाँ पर ये 22 हो जाएगा। 7 तें 21 होगा, 22 में से 21 घटा देंगे तो 1 बचेगा। दशमलव बिंदु लगाने के कारण आप जीरो बढ़ा पाएंगे, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर आपको 7 एकम 7 इतना बार ही भाग जाएगा, फिर आगे भी भाग जाएगा। तो यहाँ पे 3 अंक तक हमने ले लिया दशमलव के बाद, इतना काफ़ी है। यहाँ पे लिख देते हैं मीटर घन। इतना ही हमें ज्ञात हुआ। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन हमने ज्ञात किया तो 1.131 मीटर घन हमें प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन की आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास आपको दे दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर घन है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 लिया गया है। देख लीजिए, आपका जो एक गोलाकार कांच का बर्तन है ना, वो कुछ इसी प्रकार से है। पहले तो ये गोल का आकार का है और यहाँ पर एक बेलन लगा हुआ है, एक बेलन के आकार का यहाँ पर है, ऊपर भी। बर्तन में यह गोल भाग भी है और यह बेलनाकार भाग भी है। बेलनाकार भाग के बारे में आपको इसकी बेलन की लंबाई आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और व्यास भी इसका दे दिया गया है ना, 2 सेंटीमीटर। और जो यह गोलाकार भाग है इसका आपको यहाँ पर व्यास की बात करेंगे तो यहाँ पर 8.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आयतन आपको ज्ञात करके दिखाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस गोलाकार भाग का आयतन हमें जोड़ना पड़ेगा और प्लस यहाँ पे बेलन का आयतन, और जोड़कर हम देखेंगे कि इतना के बराबर आ रहा है कि नहीं। जो बच्चे ने ज्ञात किया हुआ है वो सही ज्ञात किया हुआ है कि नहीं, यह हमें बताना भी है। कांच का बर्तन कुछ इसी प्रकार से है, नीचे गोला है, ऊपर बेलन है। दिया है, हमने लिख दिया है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन की आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई h बराबर 8 सेंटीमीटर है। जो बर्तन है उसकी गर्दन बेलन के आकार की है, उसकी ऊंचाई आपको दिया गया 8 सेंटीमीटर और व्यास आपको 2 सेंटीमीटर दिया था। तो व्यास की बात करेंगे तो यहाँ पे पूरी लंबाई हो जाएगा। जो यहाँ पर ऊपर वृत्त बन रहा है उसका व्यास आपको 2 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो सकता होगा, क्योंकि जब इसका हम लोग आयतन ज्ञात करना है, हमें आगे प्रश्न दिया हुआ है इसका आयतन ज्ञात कर देना है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा। तो यहाँ पे त्रिज्या की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो व्यास दे दिया गया था 2 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी, उसे हमने R1 मान लिया। त्रिज्या R1 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आगे दिया था कि जबकि गोलाकार भाग का व्यास, जो यहाँ पे गोला है इसका व्यास आपको दे दिया गया था 8.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक लंबाई, ये यहाँ पे वृत्ताकार ही रहेगा। ठीक है, वृत्ताकार रहेगा तो उसका व्यास आपको दे दिया गया 8.5 सेंटीमीटर। तब इसकी त्रिज्या, इसको R2 हमने मान लिया, 8.5/2 हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या। और आगे दिया था प्रश्न, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर घन है। एक बच्चे ने इस बर्तन का आयतन ज्ञात किया हुआ है, 345 सेंटीमीटर घन ज्ञात किया हुआ है। तो यहाँ पे जितना भी इस बर्तन का आयतन रहेगा इसके आयतन के बराबर ही पानी की मात्रा भरी जाएगी। अब यहाँ पर हम लिख दिया कि चूंकि बर्तन बेलन और गोला से मिलकर बना है ना, यहाँ पे इस बर्तन में है क्या, एक गोला है और एक यहाँ पे बेलन है। तो यहाँ पे इसका, इन दोनों का हम लोग यदि क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो वही बर्तन के आयतन के बराबर हो जाएगा। इसलिए बर्तन का आयतन बेलन का आयतन प्लस यहाँ पे गोला का आयतन। बेलन के आयतन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, प्लस यहाँ पे गोला की बात करें तो 4/3 पाई आर घन होता है। और यहाँ पे बेलन की त्रिज्या भिन्न है, इसीलिए हमने यहाँ पर बेलन की त्रिज्या R1 माना हुआ है और यहाँ पे जो गोला है उसकी त्रिज्या हमने R2 माना हुआ है। तो यहाँ पर R2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं इन दोनों पदों में जो भी उभयनिष्ठ है उभयनिष्ठ ले लीजिए। तो इन दोनों पदों में केवल पाई उभयनिष्ठ है, तो हम पाई को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। R1 का स्क्वायर इंटू एच प्लस यहाँ पे 4/3 पाई को उभयनिष्ठ ले लिया। R2 का यहाँ पे घन है, कोष्टक बंद। पाई के स्थान पर 3.14 का प्रयोग किया गया है, गुणते प्रश्न में दिया था।
यहाँ पर बच्चे ने 3.14 का प्रयोग किया हुआ है। R1 का स्क्वायर, R1 है क्या 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 का वर्ग गुणते h की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 8 हो गया, प्लस 4/3 गुणते R2 का घन, R2 यही है, इसका हम लोग को सिंपल घन कर देना है ना, इसके 3 गुणनखंडों का गुणा, तो 8.5/2, इसके 3 गुणनखंडों का हम लोग गुणा कर देते हैं, 8.5/2, इसी प्रकार से 3 गुणनखंडों का हमने गुणा कर दिया। सिंपल यहाँ पे नोट कर देते हैं, 3.14 हो गया गुणते, कोष्टक में क्या बचा हुआ है, 1 का वर्ग कर देंगे 1 ही मिलेगा, उसमें 8 का गुणा कर देंगे तभी गुणनफल 8 ही मिलेगा, प्लस अब यहाँ पे देख लेते हैं, हर में है 2 गुणते 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 का 2 को गुणा कर देंगे 4, अंश में भी 4 है, विभाजित हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8.5 के यहाँ पे 3 गुणनखंडों का गुणा, 8.5 गुणते 8.5, इस प्रकार 3 गुणनखंडों का हमने गुणा कर दिया। हर में क्या बचा हुआ है 3 और 2, 3 दूना 6 हो गया, कोष्टक बंद। अब आपको 8.5 के 3 गुणनखंडों का गुणा करना है, फिर उसमें आपको 6 से भाग देना है ना, तो यह हल हो जाएगा। फिर उसमें आपको 8 जोड़ देना है, 8 जोड़ने के बाद फिर उसमें आप 3.14 का आप गुणा कर देंगे। हम बताते हैं कि गुणा करने के बाद आपको गुणनफल कितना प्राप्त होगा, मतलब इसको आप हल कर लीजिएगा, हल कर देंगे तो आपको 346 प्राप्त होगा, 0.51 प्राप्त होगा सेंटीमीटर घन लिख दीजिए। तो यही बर्तन का आयतन आपको इतना ही प्राप्त हुआ और इतनी ही मात्रा में इसमें पानी भरा जाएगा, है ना। और जो यहाँ पर बच्चे ने ज्ञात किया हुआ है, जो बच्चे ने हल करके इसमें भरे जाने वाले, जो कांच का बर्तन है इसमें भरे जाने वाले पानी की मात्रा इसने ज्ञात किया था, यहाँ पे 345 सेंटीमीटर घन। तो यहाँ पे देख लेते हैं 345 है, लेकिन यहाँ पे ज्ञात करने पर आपको 346 ज्ञात हो रहा है ना, तो यहाँ पे यह मतलब यह गलत है, सही ये हो जाएगा, ठीक है। इस बात को सिंपल हमने लिख दिया, अतः सही उत्तर 346.51 सेंटीमीटर घन है। गोलाकार कांच के बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा 346.51 सेंटीमीटर घन है, ठीक है। इतनी मात्रा में इस बर्तन में आप पानी भर सकते हैं। यह प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था। प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।